सोचो एक इंडियन कंपनी जिसने इंडिया का पहला स्टील प्लांट बनाया, पहली एयरलाइन स्टार्ट की, सबसे बड़ी आईटी कंपनी लॉन्च की और आज आपका अगला आईफोन भी बनाना चाहती है। स्टारबक्स, जैगुआर, बिग बास्केट, ज़ूडियो, तनिष्क ये सिर्फ पॉपुलर ब्रांड्स नहीं है, ये एक ऐसे बिजनेस ग्रुप का हिस्सा है जिनके बनाए गए प्रोडक्ट्स हर इंडियन ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यूज जरूर किए होंगे। ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस ग्रुप नहीं, ये है टाटा, इंडिया का साइलेंट सुपर पावर। 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो 100+ कंपनीज और 10 मेजर सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं अक्रॉस 100 डिफरेंट कंट्रीज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या थी टाटा की वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसने उन्हें एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया और कैसे उन्होंने अपने साथ भारत की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है वैल्यूज की, रिस्क लेने की और भारत के उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। एक बिजनेसमैन, एक सपना और एक विजन जिसने टाटा ग्रुप को लोकल ट्रेडिंग कंपनी से $1 बिलियन बिजनेस बना दिया। 1868 जमशेदजी टाटा चाइना ट्रिप पर निकले थे, जहां उन्होंने देखा कि कॉटन बिजनेस बूम कर रहा है। ही रियलाइज कि बिजनेस में उतरने का ये सही समय है। और फिर क्या, इंडिया लौटकर उन्होंने 21,000 रुपए के कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और कई सालों के ट्रायल्स और एरर्स के बाद फाइनली 1877 में शुरू हुई जमशेदजी टाटा की कॉटन मिल, द एम्प्रेस मिल। लेकिन जमशेदजी सिर्फ बिजनेस में नहीं थे, वो विजनरी थे। उन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सपांड करने का सपना देखा, प्लान बनाया और फिर उसे एग्जीक्यूट भी किया। By 1938, Tata Group had grown to 14 companies across diverse sectors worth over $101 million. और यही से शुरू हुई टाटा एम्पायर की कहानी, जिसे आगे बढ़ाया उनके बेटे दोरबजी टाटा। उनकी लीडरशिप में 1938 से 1988 के बीच टाटा ग्रुप 14 कंपनीज से बढ़कर 95 कंपनीज तक पहुंच गया। स्टील, केमिकल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सभी जगह बस टाटा का नाम था। इसी टेन्योर में टाटा की सबसे बड़ी कंपनी शुरू की गई थी, जैसे कि 1945 में टाटा मोटर्स, 1952 में टाटा एयर जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, और 1968 में TCS जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी बन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। टाटा ग्रुप को असली ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है रतन टाटा जी का, क्योंकि इन्हीं की वजह से टाटा आज एक ग्लोबल ब्रांड है, इतना बड़ा कि सिर्फ 33% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया, द रेस्ट ऑफ द 67% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। और इतना ही नहीं, सालों पहले शुरू की कंपनीज आज $1 बिलियन जायंट बन चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में टाटा ग्रुप ने 150 बिलियन कंबाइंड रेवेन्यू जनरेट किया, जो इंडिया के जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन टाटा के इस वास्ट एक्सपांशन के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट। डाइवर्सिफिकेशन, टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र, एक ऐसी वेल प्लान स्ट्रैटेजी जिसे उन्होंने मास्टर कर लिया है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखो, जब एक ही कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में एंटर करती है, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब आमतौर पर डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, माने सेम सेक्टर्स और सेम ब्रांड नेम के साथ एक दूसरी प्रोडक्ट लाइन को शुरू करना, जैसे टाइटन वॉचेस और टाइटन आई प्लस। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, एक नए प्रोडक्ट या कंपनी के साथ नई इंडस्ट्री में एंटर करना जिसका आपके प्रीवियस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ज़ूडियो और तनिष्क, दोनों ही टाटा की कंपनीज है पर अलग अलग सेक्टर्स में है। बड़ी कंपनीज अक्सर किसी ना किसी रेशो में इन दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करती है, उन्हें काफी फायदा होता है। लेकिन टाटा ने एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ दोनों पर ही इक्वली फोकस किया। उन्होंने अपनी इंटरनल ग्रोथ को डाइवर्सिफाई किया, कुछ बिजनेसेस खुद खड़े किए जैसे TCS और टाटा केमिकल्स, तो कुछ बिजनेसेस को स्मार्टली एक्वायर किया जैसे कोरस स्टील, यूके की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी को एक्वायर करने से टाटा स्टील की एफिशिएंसी और रीच कई गुना बढ़ गई, मेकिंग इट अ ग्लोबल फोर्स। लेकिन देखा जाए तो टाटा शुरू से ही एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय टाटा ने ब्रिटिश आर्मी को स्टील सप्लाई किया था।
कहा जाता है कि उनके स्टील से बने गए टैंक्स इतने सॉलिड थे कि कोई भी वेपन्स उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। और यही रीजन है कि टाटा ने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस लंदन में ओपन किया था। पर यू नो व्हाट, ग्लोबल मार्केट्स में इतना वाइड और रैपिड एक्सपांशन अपने साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी लाता है। 1947 में देश आजाद होने के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज करना शुरू किया। तब JRD टाटा से टाटा एयरलाइंस छीन ली गई थी और उसका नाम बदल के एयर इंडिया रख दिया गया। 1969 में MRTP एक्ट के बाद टाटा सन्स को अपने स्टेक कई सारे कंपनीज में कम करने पड़े। उसके बाद कंट्रोल वीक हुआ, डिसीजन स्लो हो गया, कई बिजनेसेस ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज के लिए फिर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया रतन टाटा के रूप में। 1991 में इंडिया एक नेशनलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जिसके चलते इंडिया में फॉरेन कंपनीज ने एंट्री ली और रतन टाटा ने फॉरेन कंपनी से डरने के बजाय उन्हें ही खरीदना शुरू कर दिया। एक तरीके से रतन टाटा ग्लोबल मार्केट में शॉपिंग पर निकले थे। उन्होंने फिर एक बार डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करते हुए कई अलग अलग इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनीज को अक्वायर किया, जैसे टेटली, जैगवार लैंड रोवर, JLR एंड कोरस। और आज इन्हीं में से एक कंपनी विच इज JLR ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अकेले ही $36.83 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है। आज टाटा ग्रुप के पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं, स्टील, ऑटोमेटिव, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड मोर। लेकिन एक साथ 100 कंपनी संभालना इज नॉट एन ईजी टास्क, इट इज नॉट अ जोक। फोकस लूज हो सकता है, लीडरशिप डाइल्यूट हो सकती है, एफिशिएंसी कम हो सकती है और शायद इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन को अक्सर एक डबल एज स्वॉर्ड कहा जाता है। लेकिन टाटा ने इसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना दिया, जिससे उन्हें 4 बड़े बेनिफिट्स मिले। पहला, रिस्क मैनेजमेंट। 2020 में जब पेंडेमिक की वजह से होटल्स, फ्लाइट्स, कार सेल्स सब बंद थे, तब भी टाटा ग्रुप ने सर्वाइव किया डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। क्योंकि जहां कुछ इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही थी, वही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर जैसी कंपनीज ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विटनेस की। इस वजह से टाटा ग्रुप का लॉस मिटिगेट हो गया और पेंडेमिक का जो डैमेज था वो कंट्रोल हो पाया। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से टाटा नए सेक्टर्स में जा रहा है, जैसे इंडिया में आईफोन्स और सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब 91,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है गुजरात के ढोलेरा में एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए। आसाम में भी इंडिया का पहला इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर टेस्टिंग यूनिट बन रहा है, जो इस साल ऑपरेशनल हो सकता है। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एज। जब इंडिया की कई बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का सिर्फ प्लान बना रही थी, टाटा ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर दिए थे। और ये हो पाया टाटा ग्रुप के डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से। ईवी को बनाने के लिए बैटरी प्रोवाइड्स की टाटा केमिकल्स ने, फिर TCS ने टाटा पावर को ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में हेल्प की, जिसकी वजह से द प्रोजेक्ट एक्चुअली सॉ 300 चार्जिंग स्टेशंस जॉइनिंग द नेटवर्क विद इन जस्ट 12 वीक्स। फिर टाटा एलेक्सी ने कार का सॉफ्टवेयर डेवलप किया और टाटा कैपिटल ने इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। चौथा, एवरीथिंग एट वन प्लेस। टाटा के अंडर इतने ब्रांड्स होने की वजह से उन्हें एक यूनिक एडवांटेज मिलता है एक ही अम्ब्रेला प्रोडक्ट के नीचे सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाने की। और इसी बेनिफिट्स को उन्होंने यूज किया विद देयर ऐप टाटा न्यू, एक ऐसा सुपर ऐप जहां आपको ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पर्सनल लोन, मेडिसिन, लैब टेस्ट, बैंकिंग, होटल्स, फ्लाइट्स सब कुछ मिलता है। अप्रैल 2022 में लॉन्च होने के बाद पहले हफ्ते में ही द ऐप वाज डाउनलोडेड बाय 2.2 मिलियन पीपल। देखो, आज टाटा ग्रुप कई सारे सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर है, लेकिन एक चीज है जो इन्हें सारे अदर बिजनेसेस से अलग बनाती है, वो है इनकी वैल्यूज। टाटा ग्रुप ने शुरू से ही पीपल फर्स्ट अप्रोच को अपना कोर वैल्यू बनाया है। JRD टाटा वो पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने एम्प्लॉयज को सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, इंसान की तरह देखा। जब दुनिया भर में खासकर ब्रिटिश फैक्ट्रीज में वर्कर्स से 15 से 16 घंटे काम कराया जा रहा था, तब JRD टाटा ने 8 आवर वर्किंग डेज की शुरुआत की। 1866 में उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए पेंशन फंड शुरू किया और 1895 में एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन देना भी शुरू किया। ये वही कॉन्सेप्ट्स है जो आज प्रोविडेंट फंड्स और इंश्योरेंस के रूप में जाने जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये तब शुरू किया जब वेस्ट में भी ये मैंडेटरी नहीं था। उन्होंने फैक्ट्रीज में वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट्स, यंग मदर्स के लिए नर्सिंग फैसिलिटीज और इंडिया के पहले ह्यूमिडिफायर्स और फायर स्प्रिंकलर्स जैसे सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए। लेकिन टाटा का विजन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं था, उनका फोकस हमेशा नेशन बिल्डिंग पर रहा है। BSE और NSE जैसे देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर TCS ने बनाया है।
सेबी का सर्विलेंस सिस्टम भी टीसीएस संभालता है। टाटा ग्रुप आज देश के लिए एडवांस वेपनरी और मिलिट्री व्हीकल्स बना रहा है। हाल ही में टाटा ने एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है, जिसके तहत वो F-16 फाइटर जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ये देश के लिए ना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लीप है। आज टाटा एक ग्लोबल टाइकून है। उनके पास 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज है, जो लगभग भूटान की पॉपुलेशन के बराबर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने 21,467 करोड़ का टैक्स कंट्रीब्यूट किया है, जो इंडिया के टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 2.06% था। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ने एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इनोवेशन और कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट के साथ अपने आप को सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं, बल्कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया है। और अब उनके बाद उनके भाई नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन while we look at the success, it is also worth mentioning कि इस सब की जो शुरुआत है ना, वो एक बड़े विजन, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के साथ शुरू हुई थी। तो टाटा ग्रुप एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे एक सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन और पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ कलेक्टिव ग्रोथ की जा सकती है। आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट से बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिन फॉर इंडिया।